एक पुरानी फैक्ट्री में कुछ नाराज मजदूर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू करते हैं। वे अपने मालिक से बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन रास्ते में हथियारों से लैस सुरक्षा गार्डों की एक टुकड़ी उन्हें रोक लेती है। शुरू में दोनों तरफ से कोई हिलता नहीं है, लेकिन तभी एक मजदूर गार्डों पर पत्थर फेंक देता है और जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। यह टकराव तब रुकता है जब मालिक मेगाफोन से दो मजदूरों को बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन आंदोलन के नेता संगाजी को नहीं बुलाया जाता। मालिक आदेश देता है कि बाकी सभी मजदूर घर लौट जाएं। वे उसकी बात मान लेते हैं। रात होने पर संगाजी घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा सांका होते हैं। लड़का समझ नहीं पाता कि उसके पिता बार बार इन झगड़ों में क्यों पड़ते हैं। संगाजी उसे समझाता है कि दुनिया में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना हर इंसान का फर्ज है। इसके बाद परिवार सोने चला जाता है। सोने से पहले सांका की माँ उसे कहती है कि बारिश हो रही है, इसलिए खिड़कियां बंद कर दें। बिजली से डरने के बावजूद वह खिड़कियां बंद कर देता है। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जिन मजदूरों को मालिक ने बुलाया था वे वापस नहीं आते। तब संगाजी अपने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ। इस बार भी उनके सामने हथियारबंद गार्ड आ जाते हैं और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। संगाजी का ही एक साथी उसे पीठ में चाकू मार देता है और उसकी जान ले लेता है। सांकड़ा, जो चुपचाप अपने पिता का पीछा कर रहा था, सब कुछ देख लेता है और दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इस हादसे से गुस्से और दुख से भरा सांका एक गार्ड की ढाल उठाकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके हाथों से बिजली जैसी ताकत निकलती है, जो आसपास मौजूद सब लोगों को लगती है। उस जबरदस्त शक्ति के कारण वह खुद भी दूर जा गिरता है। इस घटना के बाद 1 साल बीत जाता है। अब सांका और उसकी मां को अकेले ही अपना गुजारा करना पड़ता है। उसकी मां को दूसरे शहर में नौकरी का ऑफर मिलता है और वह एक दिन के लिए बाहर जाती है, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाता है और सांका की मां वापस नहीं आती। अब लड़के को अकेले ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। वह भूख से जूझता है और बारिश के साथ आने वाली बिजली से बहुत डरता है। कुछ और दिन बीतते हैं और यह मानकर कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया है, सांखड़ा घर छोड़ देता है और सड़कों पर अपनी किस्मत आजमाने लगता है। एक सुबह कुछ सड़क छाप लड़के उसका पीछा करते हैं और एक गली में उसे घेर लेते हैं। सांखड़ा खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पांचों मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं। वे उसका कान तक काट देते हैं और लकड़ी के डंडों से मारने वाले होते हैं। तभी अवांग नाम का एक लड़का वहां आ जाता है। वह अपनी मार्शल आर्ट की कला से अकेले ही उन पांचों को बेहोश कर देता है। लड़ाई के बाद अवांग सांखा को रेलवे स्टेशन में बने अपने ठिकाने पर ले जाता है, उसे खाना खिलाता है और फैसला करता है कि वह उसे लड़ना सिखाएगा ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। ट्रेनिंग शुरू होती है और सांखा एक अच्छा मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट साबित होता है, लेकिन ब्रेक के दौरान फिर बारिश होने लगती है। सांखा डर कर एक डिब्बे के अंदर छिप जाता है। अवांग उससे पूछता है कि उसे बारिश से इतना डर क्यों लगता है। सांखा बताता है कि उसे लगता है जैसे बिजली उसकी तरफ ही खींचती चली आती है। अवांग उसे दक्षिण पूर्व की ओर ट्रेन से चलने का न्योता देता है, जहां दोनों एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सांखा मान जाता है। रात में दोनों तेज रफ्तार से चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। अवांग एक डिब्बे तक पहुंच जाता है और सांखा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद सांखा पीछे ही रह जाता है। आखिरी सबक देते हुए अवांग उसे सलाह देता है कि जो कुछ उसने सीखा है उसी से जिंदा रहो और किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना। सांखा इस सलाह को मान लेता है। अगले दिन वह बंदरगाह पर काम की तलाश में जाता है ताकि अपना गुजारा कर सके। लाइन में खड़े होने के दौरान एक सड़क छाप लड़का उसे धक्का देकर आगे निकल जाता है। इस बार सांखा जवाब देता है और घूमकर लात मारता है, लेकिन वह लड़का अपनी पूरी गैंग को बुला लेता है और सब मिलकर सांखा के पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए सांखा की मुलाकात एक कार में बैठे दंपति से होती है, जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वे वादा करते हैं कि वे उसका ध्यान रखेंगे और उसे अच्छी जिंदगी देंगे, लेकिन अवांग की सलाह याद आते ही सांखा कार से कूदकर सड़क पर भाग जाता है। कई साल बीत जाते हैं। अब सांखा बड़ा हो चुका है और एक अखबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सिक्योरिटी टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। उसका शहर अपराध और तोड़फोड़ से भरा हुआ है, लेकिन वह किसी मामले में दखल नहीं देता और अकेलेपन में अपनी जिंदगी जीता है। उधर कुछ लोग अपराध से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नए चुने गए नेता दुर्गा उतामा। वह विधायकों के लिए रखी गई एक डिनर पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात पेनोर से होती है, जो संगठित अपराध का सरगना है और लगभग पूरे शहर को अपने कब्जे में रखता है। अफवाहों के अनुसार पेनोर के साथ भी वही हुआ था
जो कभी सांगा जी के साथ हुआ था। उसके पिता को गलत तरीके से मार दिया गया और अपराधियों ने उसका घर जला दिया। पेनोर तो बच गया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। इसके बाद उसका चाचा उसे एक अनाथालय में छोड़ आया ताकि उसे कभी अपनी विरासत न मिल सके। अनाथालय में पेनोर और बाकी बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन पेनोर ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और सभी अनाथ बच्चों को साथ लेकर बगावत कर दी। अपने साथियों की मदद से उसने अनाथालय के मालिकों को मार डाला। इसके बाद वह अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ा और देश भर के अनाथ बच्चे उसके साथी बन गए। वह नए नेता दुर्गा उतामा से मिलने के लिए विधायकों की डिनर पार्टी में भी पहुंचता है, लेकिन दुर्गा उसे ठुकरा देता है और कहता है कि वह उसकी सच्चाई जानता है। यह दुर्गा की बहुत बड़ी गलती साबित होती है। कुछ समय बाद जब दुर्गा अपने परिवार के साथ घर लौट रहा होता है, तो उसे गलियारे में लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह जांच करने जाता है। तभी एक रहस्यमयी आदमी सामने आता है, जो आग की ताकत का इस्तेमाल करके दुर्गा को बेहोश कर देता है। कुछ मिनट बाद दुर्गा की आंख खुलती है। वह खुद को एक सुनसान इमारत में कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सी से बंधे होते हैं। तभी पेनोर सामने आता है और कहता है कि दुर्गा के अपमान की सजा वह सबके सामने उदाहरण बनाकर देगा। दुर्गा अपने परिवार को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन पेनोर रस्सी में आग लगा देता है। रस्सी टूट जाती है और दुर्गा का परिवार नीचे गिर जाता है। सदमे में दुर्गा उन्हें बचाने के लिए रस्सी पकड़ने कूदता है, लेकिन वह भी अपने परिवार के साथ नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी ओर सेना अपने घर में सो रहा होता है। तभी उसे पास के फ्लैट में चोरी की आवाज सुनाई देती है। वह फिर से दूसरों के मामलों में न पड़ने का फैसला करता है और काम पर जाने की तैयारी करने लगता है। दिन के अंत में सेना अपने एक दोस्त से बात करता है, जो शहर छोड़कर इस हिंसा से दूर जाना चाहता है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ अखबार के दफ्तर के गेट पर आता है और मदद मांगता है, क्योंकि कुछ गुंडे उसे मारना चाहते हैं। सेना और उसका दोस्त पहले मदद से मना कर देते हैं, लेकिन तभी उनका साथी अवांग दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलकर अवांग उस आदमी को सुरक्षित पुलिस स्टेशन तक ले जाने का वादा करता है। जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड सेना से कहता है कि अगर उसके जैसे लोग दूसरों की परवाह करना बंद कर दें, तो यह शहर कभी नहीं बदलेगा। ये शब्द सेना के दिल को छू जाते हैं और उसे अपने जमीर पर सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं। अगली सुबह सेना देखता है कि वही गुंडे फिर से अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वहां रहने वाली एक लड़की वूलन और उसके छोटे भाई टेडी को पकड़ लेते हैं। बदमाश दोनों को मारने की धमकी देते हैं। अब सेना और चुप नहीं रहता। वह आगे बढ़ता है और घूंसे लातों से उन पर हमला कर देता है। गुंडों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वे चाकू लेकर उस पर टूट पड़ते हैं। फिर भी सेना अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग से उनके हमलों को रोकता है। जैसे ही वह एक बदमाश को गिराता है, वह दूसरे से आमने सामने भिड़ जाता है, लेकिन तभी पहला बदमाश पीछे से हमला करने के लिए उठ खड़ा होता है। तभी अचानक वूलन उसे उसकी शर्ट से पकड़कर खींच लेती है और टेबल पर पटक देती है। इस मदद का फायदा उठाकर सेना दूसरे बदमाश को भी गिरा देता है और दोनों को वहां से भाग जाने को कहता है। उसकी काबिलियत देखकर वूलन और टेडी बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन सेना ज्यादा ध्यान खींचने से बचने के लिए चुपचाप वहां से चला जाता है। बाद में सेना एक और दिन अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी खत्म कर रहा होता है। वह टॉर्च से इलाके की निगरानी कर रहा होता है। तभी वही दोनों बदमाश बदला लेने वापस आ जाते हैं। इस बार वे अपने कई साथियों को भी लेकर आए होते हैं। सेना कई गुंडों से अकेले ही लड़ लेता है, लेकिन जब और लोग आ जाते हैं तो उसे भागना पड़ता है। खुद को घिरा हुआ देखकर सेना बड़े बड़े अखबार छापने वाली मशीनों की तरफ दौड़ता है और तंग जगह का फायदा उठाता है। फिर भी वह पूरे गिरोह से बच नहीं पाता, इसलिए लड़ाई छत तक पहुंच जाती है। गुंडे उसका पीछा करते हैं और फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। घूंसे और लातें चलती हैं। हालांकि सेना अपनी मार्शल आर्ट्स का पूरा इस्तेमाल करता है, फिर भी आखिरकार गुंडे उसे गिरा देते हैं और लकड़ी के डंडों से बेरहमी से पीटने लगते हैं। अब सेना बिल्कुल बेबस हो जाता है और गिरोह उस पर टूट पड़ता है। उसे छत से नीचे फेंक दिया जाता है। कोई भी साधारण इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर जिंदा नहीं बच सकता था। लेकिन तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और उसके साथ कई बिजली की कड़कें गिरने लगती हैं। अचानक सांका होश में आ जाता है और बिजली की ताकत को अपने शरीर में समाने लगता है। इतनी ज्यादा ऊर्जा उसके शरीर में भर जाती है कि वह फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह अपने अपार्टमेंट में जागता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर वूलन सामने होती है और अचानक उससे अपने छोटे भाई टेडी का ख्याल रखने को कहती है। उधर सभा में नेता दुर्गा की मौत को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं और शक करते हैं कि इसके पीछे पेनोर का हाथ है। तभी खुद क्राइम बॉस पेनोर वहां आ जाता है और अपनी बेगुनाही साबित करता है। साथ ही सबको चेतावनी देता है कि बोलते समय सावधान रहें।
इसके बाद पेनोर चला जाता है। उसका सहायक गज्जुल कहता है कि आगे चलकर शहर के नेता उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन पेनोर बताता है कि वह अपनी योजना पहले ही शुरू कर चुका है। एक चावल के गोदाम में उसके आदमी किसी की पीठ में एक रहस्यमय सीरम इंजेक्ट करते हैं। इधर सेना के घर पर वह टेडी से कहता है कि उसे उसकी बहन के पास छोड़ देगा, क्योंकि उसे काम पर जाना है। रास्ते में उसकी मुलाकात बाजार में वूलन से होती है, जो ज्यादा सुरक्षा की मांग को लेकर दूसरे दुकानदारों को इकट्ठा कर रही होती है। सेना उससे कहता है कि वह अपने भाई को वापस ले जाए, लेकिन तभी वही गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने उसे छत से नीचे फेंका था। वे सेना को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। सेना शहर की गलियों में उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वे उसे घेर लेते हैं और एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार भी उसकी लड़ने की कला उसे कई गुंडों से एक साथ भिड़ने में मदद करती है। वह तेजी से उनके हमलों को रोकता और पलटवार करता है। आखिर में गुंडे उसे खत्म करने का फैसला करते हैं और उस पर कुल्हाड़ियां फेंकते हैं। तभी सेना अपने हाथों से निकलती बिजली से उन्हें रोक लेता है। वह थोड़ी देर के लिए बिजली के झटके भी मारता है, जिससे उसके दुश्मन दूर जा गिरते हैं। यह सब देखकर खुद सेना भी चौंक जाता है। जब वह दोबारा बिजली चलाने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। तब वह एक गुंडे का लकड़ी का डंडा उठाता है और उसी से बाकी सबको हरा देता है। पूरी लड़ाई वूलन और बाजार के व्यापारी देखते हैं और सेना की काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन सेना किसी की परवाह किए बिना वहां से चला जाता है। कुछ घंटों बाद वह काम पर होता है और अपने एक साथी से इस घटना के बारे में बात करता है। वह कहता है कि एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पास कोई खास ताकत है। तभी वूलन वहां आ जाती है और सेना से कहती है कि वह फिर से बाजार चले, क्योंकि अब सब लोग उसे हीरो मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह शहर के लोगों की रक्षा करेगा। सेना मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन सब लोग देखते हैं कि बिजली चलाने के साथ साथ उसकी लड़ाई में लगी चोटें भी अपने आप ठीक हो चुकी हैं। फिर भी वह मना कर देता है। यह देखकर वूलन और उसके साथी निराश होकर चले जाते हैं। दुर्भाग्य से जब सेना अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटता है तो वह देखता है कि पूरा बाजार आग में जल रहा है और कई दुकानदार घायल पड़े हैं। लोगों की बेबसी देखकर वूलन कहती है कि अन्याय के सामने सेना लोगों की मदद से मना नहीं कर सकता। उसे पूरा यकीन होता है कि जिन गुंडों ने उन पर हमला किया था वही इस आगजनी के पीछे हैं। वह सेना से उनके सरगना गांडा से लड़ने में मदद मांगती है, जो पेनोर का आदमी है। यह सब सुनकर सेना कुछ करने का फैसला करता है, लेकिन उसे अब भी नहीं पता कि उसकी ताकतें कहां से आई हैं और वह उन्हें कैसे काबू में रखे। एक और रात ड्यूटी के दौरान वूलन और टेडी उससे मिलने आते हैं। तभी तेज बारिश और गरज के साथ तूफान शुरू हो जाता है। इससे सेना को अपनी पुरानी डर याद आ जाती है और वह सोचता है कि कैसे उस रात उसने बिजली को अपने अंदर समा लिया था, जब उसे लगभग मार दिया गया था। वह बारिश में चला जाता है और एक बिजली का झटका उसे जमीन पर गिरा देता है। एक गार्ड उसे बचाने आता है, लेकिन जैसे ही वह सेना को छूता है, बिजली के झटके से दूर जा गिरता है। तब सेना को समझ आता है कि बिजली ही उसे ताकत देती है। वूलन यह परखने के लिए उसे लोहे की छड़ से मारती है, लेकिन सेना को कोई दर्द नहीं होता। बिजली से ताकत भरने के बाद वह वूलन और उसके साथियों के साथ एक शादी की पार्टी में जाता है, जहां उन्हें गांडा मिलने वाला होता है। वहां पहुंचते ही गांडा उन्हें देखकर भागने लगता है और उसके आदमी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी दुल्हन वहां आ जाती है और पूछती है कि हो क्या रहा है, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े, कई मेहमान अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। संयोग से वे सभी गर्भवती महिलाएं होती हैं। जल्द ही खबर फैल जाती है कि शहर भर में कई गर्भवती महिलाएं उसी समय बीमार पड़ी हैं। मीडिया पता लगाता है कि यह सब पेनोर के आदमियों द्वारा मिलाए गए जहरीले चावल की वजह से हुआ है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चावल में एक ऐसा सीरम मिलाया गया था जो गर्भ में पल रहे बच्चों के दिमाग पर असर डालता है और उन्हें सही गलत में फर्क करने लायक नहीं छोड़ता। इस तरह एक ऐसी अनैतिक पीढ़ी पैदा करने की साजिश रची जाती है जो आगे चलकर पेनोर के काम आएगी। भविष्य में पेनोर के समर्थक पैदा हों, ऐसी साजिश से शहर के लोग भड़क जाते हैं। सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर गुंडे दुकानों को तोड़ते हैं और घरों में घुसते हैं। उसी रात सैका मास्क पहनकर बाहर आता है और उपद्रव मचाने वालों को रोकने की कोशिश करता है। वह आसानी से कई गुंडों को हरा देता है, लेकिन एक गुंडा चाकू से उस पर हमला करता है। उस चाकू में एक खास डिब्बा लगा होता है, जिससे वह सैका का थोड़ा खून निकाल लेता है और भाग जाता है। लड़ाई के बाद सैका अपने काम की जगह लौटता है, जहां वूलन उसकी चोटों का इलाज करती है। फिर से बारिश और तूफान आता है और सैका अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बिजली से ऊर्जा लेता है, लेकिन वह देखता है
कि ज्यादा ताकत से उसके दोस्तों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वूलन, आंग और टेडी की मदद से वह अखबार के दफ्तर में मिली चीजों से एक सुरक्षात्मक सूट बनाता है। अपने मास्क पर वह धातु की एंटीना लगाता है ताकि बिजली को आसानी से सोख सके। मास्क पहना हुआ यह नायक जल्द ही खबरों में आ जाता है। इससे हाउस ऑफ पीस नाम की एक गुप्त संस्था का ध्यान जाता है, जिसमें नेता और पत्रकार शामिल हैं। उनमें से रविन नाम का एक नेता इस अनैतिक सीरम की जांच कराने और मास्क वाले हीरो की पहचान पता करने की बात करता है। एक रात की लड़ाई के बाद सैंका सोफे पर जागता है और देखता है कि वूलन उसके लिए नाश्ता बना रही है। वह धीरे धीरे उससे जुड़ने लगती है। तभी कुछ गुंडे आते हैं और कहते हैं कि बाजार में आग उन्होंने नहीं लगाई थी, बल्कि एक मशहूर वायलिन वादक ने लगाई थी। यह सुनकर सैंका थिएटर जाता है। शो के बाद वह वायलिन वादक से भिड़ता है। लड़ाई में सैंका भारी पड़ता है और उसके सीने पर एक अजीब निशान देखता है। भागते समय वह आदमी सड़क पर आती गाड़ी से कुचल कर मर जाता है। पेनोर को पता चलता है कि उसका साथी मारा गया है। बदला लेने के लिए वह अपने अनाथों की लीग के बाकी सदस्यों को बुलाता है। नर्तक, सम्मोहक, नर्स, लोहार, चित्रकार, छात्रा, शेफ, मॉडल और मूर्तिकार। ये लोग एक एक करके नेताओं और पत्रकारों पर हमला करने लगते हैं। नर्तक रविन पर हमला करता है, लेकिन तभी सैंका पहुंचता है और उससे लड़ता है। सैंका जीत जाता है और उसके मास्क पर वही निशान देखता है। रविन हीरो को धन्यवाद देता है और अनैतिक सीरम के खिलाफ दवा बनाने का फैसला होता है। लेकिन जिस कंपनी को दवा बनानी है वह पेनोर की ही होती है और वह दवा की जगह जहरीला पदार्थ देने वाली होती है। रविन पहले से जांच करवा लेता है और सैंका को चेतावनी देता है। पेनोर सैंका की असली पहचान जान लेता है और अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर देता है। सैंका एक एक करके कई दुश्मनों से लड़ता है। जब वह थकने लगता है तब उसके दोस्त बंधक बना लिए जाते हैं। तभी सैंका पूरी ताकत से आसमान की बिजली अपने अंदर भर लेता है और सबको हरा देता है। अंत में पेनोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रविन उसे गोली मार देता है। हालांकि पेनोर का आखिरी आदमी भाग जाता है और कहता है कि उसकी योजना पूरी होगी। सैंका उसका पीछा करता है और बिजली से सीरम को नष्ट कर देता है। शहर बच जाता है, लेकिन 3 महिलाएं पहले ही संक्रमित हो चुकी होती हैं। दूर एक संग्रहालय में गजुल एक पुराने योद्धा की विलो वॉक को जिंदा करने की योजना बनाता है। सैंका के खून से वह योद्धा जीवित हो जाता है। उसे बताया जाता है कि उसका पुराना दुश्मन वापस आ गया है, गुंडाला यानी सैंका खुद, जो बिजली का योद्धा है। कुछ दिन बाद सैंका शहर की छतों पर नए सूट में दिखाई देता है और अपराध से लड़ने की कसम खाता है। उसे नहीं पता कि जल्द ही उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना होगा। उसकी मदद के लिए एक रहस्यमयी नायिका भी है जो भविष्य में उसके साथ मिलकर लड़ने वाली है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।